नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के प्रेस्टीज के सेट नंबर 1 देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अगर दोस्तों बात करें तो ये मोती मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई मस्जिद है, जो आगरा के लाल किले में दोस्तों ये अवस्थित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने करवाई थी? अगर दोस्तों बात करें तो ये शक संवत की शुरुआत दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में ये की थी। तो इसको दोस्तों क्या हो जाएगा? कनिष्क। इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अगर दोस्तों बात करें बक्सर के युद्ध का, तो बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह तथा नवाबों की सेना के बीच ये लड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों बात करें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की दोस्तों बात की जा रही है, तो ये जो है ये कोयम्बटूर में ये स्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। और बात कर ले तो ये 1912 में स्थापित केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भारत के तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अवस्थित है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? अगर दोस्तों बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित एक वन क्षेत्र है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 का, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? अगर दोस्तों बात करें गुजरात की, तो ये जो है ये नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये मध्य भारत की एक नदी है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। और दोस्तों बात करती है कहाँ से निकलती थी? अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? अगर दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। और ये नील खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को ही जब गांधी जी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया तो इसे चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने लगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये फी हो जाएगी, चंपारण से ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? मैं दोस्तों बात करें तो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये जो दोस्तों है ये लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों बात करें यूनिसेफ दिवस की, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में दिसंबर 11 को दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यूनिसेफ दिवस ये मनाने की घोषणा की है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये 11 दिसंबर हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकायदा किस देश के आतंकवादी संगठन है? दोस्तों बात करिए अलकायदा कहती है अफगानिस्तान के आतंकवादी संगठन का नाम दोस्तों क्या है? ये अलकायदा है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगी? अफगानिस्तान, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? अगर दोस्तों बात करें हजार झीलों की भूमि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जो है हजार झीलों के नाम से भूमि के दोस्तों ये फिनलैंड को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? अगर ऑरेंज बुक की बात की जा रही है तो ऑरेंज बुक जो दोस्तों ये नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? दोस्तों अगर बात करें तो ये जो है ये पंडित रविशंकर जी, ये जो है ये। और दोस्तों बात करें इसके बारे में कुछ बात कर ले तो ये पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से दोस्तों ये नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध दोस्तों ये लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है दोस्तों। ये लुम्बिनी जो है ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। और यह कहाँ? ये नेपाल में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिए, ये नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? अगर तो बात करें शिक्षा के मौलिक अधिकार की, तो ये जो है ये 2002 में 86वें
86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन दोस्तों इसको बना दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों की पहले बात कर लें तो ये जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और भारत में इस मुगल बादशाह अकबर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा, सी अकबर हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी अकबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा था? ये दोस्तों ये संविधान का आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दोस्तों बताया गया है। और वित्तीय आपात में भारत में अभी तक दोस्तों एक बार भी ये नहीं लगा है, इसको ध्यान रखिएगा। और तो आपातकाल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ज्ञान बिंदु जी अकेडमी वाला सेट में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर एक बार देख ले, उसमें पूरा डिस्कशन किए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है उपनिषदों की संख्या की दोस्तों बात करें तो पहले कितना होती है, 108 होती है। और सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से दोस्तों ये लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, भारत का जो है सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों ये परमवीर चक्र है। ये जो है परमवीर चक्र को भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य चक्र माना गया है, जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का दोस्तों वर्णन किया गया है? ये जो दोस्तों है ये भारतीय संविधान के ये भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, भाग 4 में। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करती है 12 से लेकर दोस्तों ये 36 तक है, 12 से 36 तक इसका दोस्तों ये वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, फिर दोस्तों ये 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, फिर ये 36 से 51 तक इसका वर्णन इसमें किया गया है। ये इसको गलत कर लीजिए, 36 से 51 उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? तो ये दोस्तों है ये पुर्तगाली नाविक 17 मई 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा दोस्तों भारत तट पाया था। और जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हो गया। और दोस्तों वास्को डी गामा की सहायता से गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। व्यापारी की दोस्तों मदद जो है ये अब्दुल मजीद ने किया था। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा, पुर्तगाली ने किया था। अगला प्रश्न है, भाखरा नंदल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों भाखरा नंदल परियोजना की बात की जा रही है। तो ये जो है पंजाब में सतलज नदी पर अवस्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और उसकी दोस्तों ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है ये गोपुरम है, ये गोपुरम इसका आंसर निकल जाएगा। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करते गोपुरम या गोपुर ये को दोस्तों जिसे विमानन भी कहते हैं, यह एक नचमार्कीय अट्टालिका होता है और प्राय शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर अवस्थित होता है। और यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का ये प्रमुख अंग है। इसका दोस्तों क्या जाएगा, गोपुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? पहला है चोल वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश और चौथा है पल्लव वंश। इसमें तो कौन सा है जो सबसे शक्तिशाली था? दोस्तों ये चोल राजवंश दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? बात की जा रही है पर्सिया की, जो है ईरान का पुराना नाम दोस्तों क्या था, ये पर्सिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों तत्सम शब्द की बात की जा रही है, तो ये जो है तो ये आशा जो दोस्तों ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों ये 2 प्रश्न लगातार दे दिया है।
तो ये भी दोस्तों ये क्या है, घोषीय तत्सम शब्द है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द के बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये संपन्न, तो दोस्तों ये क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये महत्व जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। पहला दोस्तों अनल है, तीसरा दोस्तों अनिल है, चौथा तीसरा बयाड़ है, और चौथा दोस्तों ये समीर है। दोस्तों बात करें तो ये अनल जो दोस्तों तो ये तीनों से अलग है, बाद बाकी ये और तीनों एक समान है। आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। अगर दोस्तों बात करें तो ये अंतर्गत जो है दोस्तों ये अलग है, बाद बाकी ये और सब ये सभी से एक समान है। आगे बढ़ते हैं, पहले दोस्तों निर्देश दिया हुआ निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए करके उसके नीचे विकल्पों में से दोस्तों ये भरिए। पहले दोस्तों बाएं हाथ से फधा व्यक्ति किसी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये जो है ये सत्यवाची दोस्तों ये होते हैं, इसको बोला जाता है सव्यवाची, तो ये सव्यवाची इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। अगर दोस्तों बात करें तो जो एक ही उम्र को हो दोस्तों क्या बोला जाता है, तो जो दोस्तों होती है समवयस्क उसको बोलते हैं, समवयस्क इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस क्रम में सही पर्याय नहीं है। अगर दोस्तों बात करें तो पहले दिन का दोस्तों दिया गया है, दिन जो है वासर दिवस दिवा, दूसरा दूध का दोस्तों दिया गया है नीर जल पावस, तीसरा मयूर का दोस्तों मोर से के, और चौथा दोस्तों वृक्ष विटप और पादप। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है दूध का दोस्तों ये दूध वाला जो है ये नीर जो दोस्तों ये जल को बोला जाता है, जल दोस्तों ये दोस्तों ये पावस दोस्तों ये जल, ये दोस्तों ये गलत है दूध वाला, बी वाला, बाद बाकी ये सभी सही है। अगला प्रश्न है किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। अगर दोस्तों बात करें विलोम का तो ये जो है ये परितोष का दोस्तों फंतोष जो है तो ये दोस्तों गलत है, बाद बाकी ये सभी दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न है सिल्क उद्योग संबंधित किससे है। अगर सिल्क उद्योग की दोस्तों बात करें तो ये कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन दोस्तों ये पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट ये पालन कहलाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेरीकल्चर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार दोस्तों कितना होगा। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित इसका आंसर आ जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में दोस्तों कुछ बात कर ले तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी दोस्तों ये भार जो क्या होते हैं W बराबर दोस्तों क्या होते हैं, तो ये mg+a दोस्तों ये होता है m2g+a होता है। तो दोस्तों व्यक्ति का अपना भार तो अपने वास्तविक भार से अधिक लगेगा। और यदि दोस्तों लिफ्ट जब एक समान चाल से ऊपर जा रही हो तो ए बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो W बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। और अर्थात व्यक्ति का दोस्तों अपना वास्तविक भार दोस्तों ये क्या होगा, ये अनुभव इसमें होने लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दोस्तों क्या कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दोस्तों किस दिशा में होता है। तो ये जो दोस्तों होते हैं ये पृथ्वी का जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों होता है इसका। अगर इसके बारे में कुछ बात कर लें पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है जिसे दोस्तों पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। और एक घूर्णन पूरा करने में दोस्तों अगर बात करती है 23 घंटा 4.09 सेकेंड इसको लगता है। और इसका ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा 4.09 इसको समय लगता है घूर्णन पूरा करने में। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है। दोस्तों ये हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित होता है। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी बने होते हैं। तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आयरन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। अगर दोस्तों बात करें हाइड्रोजन बम का तो ये हाइड्रोजन बम दोस्तों तो ये जो है अनियंत्रित फनलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। और हाइड्रोजन बम जिसकी संहारिक क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है और निर्माण में नाभिकीय संलयन का ये सिद्धांत भी करती है, नीति होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा हाइड्रोजन बम का। वो प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। अगर दोस्तों बात करें एंटी सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था
तो ये जो दोस्तों है एंटीसेप्टिक सर्जरी के संस्थापक दोस्तों पहले बात करते हैं ये जोसेफ लिफ्टर के द्वारा दोस्तों ने सर्जरी के दौरान कार्बोनिक एसिड या फिनोल को एंटीसेप्टिक के रूप में दोस्तों ये इस्तेमाल करना शुरू किया था। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जोसेफ लिफ्टर इसका हो जाएगा, जोसेफ सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ता प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। अगर दोस्तों बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म होता था दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होती है। और इसकी दोस्तों स्थापना की बात करें तो ये 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और इसके फाउंडर विक्रम भाईसारा थे। और इसका मुख्यालय की दोस्तों बात करें तो ये बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब दोस्तों क्या होते हैं। तो वायुमंडलीय दाब की दोस्तों बात की जा रही है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब में दोस्तों क्या आती है, तो ये कमी आती है। और पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब दोस्तों क्या होता है, घटता जाता है। और पृथ्वी के निकट समुद्र तल से दोस्तों प्रति 100 मीटर की दोस्तों ऊंचाई पर चलने पर लगभग 1 सेंटीमीटर पारा या दाब की दोस्तों ये कम हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये घटता जाता है मतलब कम होता जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है दोस्तों क्या होती है, आँखें, गला, यकृत और अग्न्याशय है। तो ये जो होते हैं डिप्थीरिया दोस्तों उग्र ये संक्रामक रोग है जो 2 से 10 वर्ष की आयु तक के बालकों को दोस्तों अधिक होता है। और यद्यपि सभी आयु के वाले को यह रोग हो सकता है। और इसका काल दोस्तों 2 से 4 दिन तक का है। और यह रोग दोस्तों ये गले का होता है। और ये फिर टोनिसल भी आक्रांत भी होते हैं। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, गला में ये होता है। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्जियोकर या तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी कारण दोस्तों होती है। ये जो होती है तो ये दोस्तों ये प्रोटीन कमी से होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। दोस्तों बात करिए तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति इसमें से कौन सा प्रयुक्त होता है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है विषारी लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस। दोस्तों बात करें तो ये वो लेंस होती है जिसकी अपवर्तनांक सतह दोस्तों होती है, ये उल्टी होती है और दोस्तों ये उत्तल लेंस कहलाता है। ये क्या दोस्तों कहलाती है, उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस को दोस्तों ये अभिसारी लेंस भी बोला जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें समुद्री जल से किस विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है दोस्तों, तो ये जो है ये वाष्पीकरण का उपयोग कर नमक और पानी के पृथक्करण की प्रक्रिया के रूप में दोस्तों इससे किया जाता है। तो इस प्रकार ये वाष्पीकरण हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन कारण से होती है। अगर दोस्तों बात करें रतौंधी की, ये जो है विटामिन ए के कारण दोस्तों ये रतौंधी होती है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करें तो रतौंधी का सबसे आम कारण दोस्तों ये रेटिनाइटिस या पिगमेंटोसा एक विकार है जिसमें रेटिना के रॉड कोशिका धीरे धीरे उनके प्रकाश के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता दोस्तों खो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों विटामिन ए की कमी दोस्तों ये हो जाता है रतौंधी। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। अगर दोस्तों बात करें दूध की शुद्धता जो है ये दोस्तों ये लैक्टोमीटर से मापी जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर दोस्तों बात करें कीटों का अध्ययन के दोस्तों, ये जो है कीटों का अध्ययन ये ईटोमोलॉजी कहलाता है। और तो बात करें और कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों की जीवन की विभिन्न पहलुओं जैसे कीट विकास, संरचना, वर्गीकरण, जीवन चक्र, स्वभाव आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर के लिए एंटोमोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर बढ़ता प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है, ये कहाँ पर होता है वसा का संग्रहण दोस्तों, ये जो होता है शरीर में, तो ये दोस्तों ये चर्बी में ये होता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। अगर दोस्तों बात करें सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो ये दोस्तों ये लाल रंग की सर्वाधिक ये तरंगदैर्घ्य होती है। और दोस्तों बात करें कि सबसे कम किसकी होती है, बैगनी रंग की सबसे कम होती है।
आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी दोस्तों है। अगर तो बात करें सबसे आघात वर्धनीय, तो ये सोना इसमें सबसे अधिक हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और दोस्तों सोना अधिक तन्य धातु है। और दूसरी और दोस्तों आघात वर्धनीय की दोस्तों बात करें तो ये धातु की चपटी चादरे के रूप में दोस्तों ये परिवर्तित करने की क्षमता है। और सोना सबसे अधिक दोस्तों ये आघात वर्धनीय धातु है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में दोस्तों ये क्या क्या आते हैं, तो इसकी दोस्तों बात करें तो ये जो है स्टार्च और फरकरा कार्बोहाइड्रेट में दोस्तों ये आते हैं। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्टार्च और फरकरा इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। अगर तो बात करें अंतरिक्ष विभाग की, तो ये 1 जून दोस्तों, ये 1 जून 1972 को दोस्तों ये इसकी स्थापना की गई थी। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। आगे बढ़ते आगे कुछ इंग्लिश के प्रश्न है। देखो दोस्तों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी filled with appropriate parts of the speech tense and article. Choose the correct alternative out of the given options. दोस्तों ये अब प्रश्न पाते हैं, पहला ऑप्शन है देयर ज्यूरी डॉट डॉट डिवाइडेड इन द देयर ऑप्शन। अगर दोस्तों बात करें इसका इसमें कौन सा प्रयोग होगा, तो इसमें दोस्तों बात करती है इसके लिए सफिशिएंट दोस्तों ये वेयर हो जाएगा। द ज्यूरी वेयर डिवाइडेड इन द देयर ओपिनियन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई डॉट डॉट लव टू गो टू कॉलेज ऑन द फुट। अगर तो बात करें तो ये ऑप्टेन हो जाएगा। तो आई ऑप्टेन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, दोस्तों ये ऑप्टेन इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देयर इज नो स्पीच देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है तो देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच मीन्स द आइडिया दैट इट इज ए इम्पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। इसका दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर तो ये आंसर ए ही हो जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। दोस्तों इसके बारे में दिया गया है, तो ये जो है दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बाय द स्किन ऑफ द वन एज टीथ मीन्स नैरो और ब्रेडलिस का हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। तो वन हु बिलीव द दैट एवरीथिंग इज द प्रीडेंटेड। तो दोस्तों ये तो उसको दोस्तों क्या बोल जाते हैं, जो सभी दोस्तों ये विश्वास करते हैं, तो उसको दोस्तों क्या क्या बोल सकते हैं, तो वो दोस्तों ये फाटलिस्ट इसको बोला जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए वर्ड्स लेटर। तो ये वर्ड्स लेटर को दोस्तों ये क्या बोल सकते हैं, ये एपीएस्टल इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से बोल रहे हैं कि केवल एक ही सही है। दोस्तों देखिए इसमें कौन सा सही है, देखिएगा तो ये इम्पीटियस इसका दोस्तों ये सही हो जाएगा, बाद में कि ये सभी ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड। इसमें दोस्तों इसमें गलत वर्ड को दोस्तों चुनने के लिए बोल सही वर्ड को दोस्तों तो चूज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें पूछ रहा है। तो 3 गलत है और 1 इसमें सही है। देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ये लिगामेंट दोस्तों हो जाएगा। इसका आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, ए निकल जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। देयर दो सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। दोस्तों अगर इसका दोस्तों बात करें तो जो है दोस्तों क्या निकल जाएगा, इसको निकालिएगा तो लंबा थोड़ा ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये पेटेंट दोस्तों इसको मार लीजिएगा, आंसर इसका पेटेंट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन दोस्तों सेंटेंस। तो हैव यू पेड योर आउट ऑफ टेंडिंग बिल। दोस्तों इसको पेसिव में बदलना है, तो पेसिव में दोस्तों बदलिए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हैव यू आउट ऑफ टेंडिंग बिल्स बीन गिवन पेड, इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। इस पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स से, 2 संख्याओं का लघुत्तम और
समापवर्तक क्रमशः 495 और 5 है। तो यदि संख्याओं का योग 100 है तो अंतर दोस्तों क्या करें, लघुत्तम समापवर्तक की दोस्तों बात की जा रही है और महत्तम समापवर्तक की बात की जा रही है। तो पहले दोस्तों देखिए, तो दो संख्या का दोस्तों जो है एल और लोसो और मोसो, तो एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों कितना दिया है, 495 और 5 दिया हुआ है। तो दोस्तों जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोस्तों क्या होती है, एक्स वाई होते हैं। इस प्रकार आप तोड़िएगा दोस्तों, तो ये क्या दिया है, एचसीएफ को दोस्तों एक्स मान लीजिएगा, और दोस्तों अगर वो एक्स मानिएगा तो वो एक्स 100 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 495 गुना 5 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों इस प्रकार ले आइएगा तो एक्स माइनस 55 दोस्तों हो जाएगा, और 55 इंटू दोस्तों ये एक्स माइनस 45 कर लीजिए इसको। इस प्रकार दोस्तों ये जीरो निकल जाएगा, और जीरो निकलेगा दोस्तों तो ये क्या निकल जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों ये एक्स बराबर कितना निकल गया, 55 और 45 निकल गया, 55 और 45 निकल गया। अब दोस्तों ये एक्स का मान 55 और 45 है, तो अंतर की दोस्तों बात की जा रही, तो अंतर दोस्तों ये 55 माइनस 45 कर दीजिएगा, तो इसका दोस्तों अंतर जो है ये 10 निकल जाएगा इसका अंतर। तो इसका आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की लंबाई बताएं जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। कर दोस्तों इसकी बात कर ले, तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका दोस्तों ये कर्ण 5 सेंटीमीटर है और इसका आधार जो है 3 सेंटीमीटर है। तो अब दोस्तों ये इसका मान पूछ रहा है, तो ये लंब क्या होगा। हम लोग दोस्तों जानते हैं पी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है का अंडर रूट होता है। तो ये तब इसको तोड़िएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, बराबर तो ये 25 माइनस 9 हो जाएगा। और दोस्तों 25 माइनस 9 कीजिएगा तो कितना निकल गया, 16 निकल गया था, और 16 का दोस्तों ये उसका रूट निकल है 4 निकल गया, इसका 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, एक कक्षा के विद्यार्थी 22 रुपये की राशि प्रदान करते हैं और यदि एक प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों याद करें। अगर दोस्तों बात करें तो संख्या दोस्तों कितना है, 2209 रुपया है, और दोस्तों ये एक्स इंटू एक्स दोस्तों कर लीजिएगा तो ये 2209 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ये 2209। अब इसका दोस्तों ये किसका है, इधर एक्स स्क्वायर बराबर 2209 जब होगा तो एक्स बराबर भेजिएगा तो ये 2209 का ये ओवर रूट हो जाएगा। अब ये दोस्तों किसका है, तो ये 45 का ये निकल जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा ओवर रूट। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, एक आदमी एक वस्तु को खरीदकर 5% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर खरीदता और 1 रुपया कम कीमत पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का दोस्तों ये क्रय मूल्य बताए। अगर इसकी दोस्तों निकालिएगा तो माना कि इसकी दोस्तों वास्तविक क्रय मूल्य दोस्तों पहले एक्स मान लीजिए। अगर एक्स मानिएगा तो दोस्तों इसका विक्रय मूल्य जो है, इसका विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, इसका विक्रय मूल्य निकालिएगा तो ये 105/100 इंटू एक्स कर लीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 21 एक्स बाय दोस्तों ये 20 हो जाएगा। अब इसका दोस्तों नया क्रय मूल्य निकालिएगा तो नया क्रय मूल्य दोस्तों ये 5% कम करता है, तो दोस्तों ये कितना निकल जाएगा, तो ये 95 हो जाएगा। 95/100 इंटू एक्स कर लीजिएगा बराबर कितना दोस्तों, इस पर दोस्तों ये इतना करने पर भी 1 रुपया कम जाता है, तो 20 में से कम कर देती है 19 आएगा, तो 19x/20 हो जाएगा। अब दोस्तों नया क्रय मूल्य का निकालिएगा तो नया क्रय मूल्य दोस्तों ये 110/100 इंटू एक्स बराबर 11x/10 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा दोस्तों तो ये एक्स का मान जो है ये 200 निकल जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों ये 200 हो जाएगा, सी उसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% और 780 के x माइनस 10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अगर दोस्तों इसको तोड़िएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा। दोस्तों पहले मान लीजिए कि व्याख्या के अनुसार दोस्तों 110 का दोस्तों ये 100 में से x% कम कर दीजिए बाय 100 आ जाएगा, और 50 का 100 में दोस्तों कितना x का वृद्धि कर लीजिए तो ये 100 कर लीजिए। अब दोस्तों ये x का मान निकालिएगा दोस्तों ये 35 सहित 1/2 इसका % आ जाएगा। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि ये 650 का, अगर दोस्तों 650 का दोस्तों निकालिएगा 650 दोस्तों, और दोस्तों बोल रहा है कि कितना % कम कीजिए तो, और 75/200 हो जाएगा। अब 200 कितने बराबर हो जाएगा, ये 780 का, जिसमें से 55% इसका हो जाएगा, 55/200 हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा दोस्तों
तो ये एक्स का दोस्तों मान कितना निकल जाएगी, ये 14% ये निकल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, अजय ने एक बैंक में 800 रुपये जमा किए, एक वर्ष बाद उसी बैंक में उसने 12,500 रुपये और जमा कर दिए, तो 5 वर्ष बाद अजय को कुल मिलाकर 3480 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिल गए, तो उस बैंक के ब्याज दर की दोस्तों ये गणना कीजिए। अगर तो बात करें तो ये पहला ब्याज प्लस दूसरा ब्याज के दोस्तों है, ये फर्स्ट और दूसरा का दोस्तों बात करें तो कितना है, ये 3480 है। अब दोस्तों निकालिएगा तो ये 8,000 दोस्तों कितना इसका है, ये 8,000 रुपये जी जमा किया था, 8,000 का दोस्तों तो कितना 5 वर्ष के लिए, और रेट पता नहीं दोस्तों, ये इसको आर मान लीजिए, 100 कर लीजिए। इसी प्रकार दोस्तों ये 12,500 और दोस्तों इस और कितना ये 4 साल के लिए था, दोनों रेट कितना है इसको भी पता नहीं है, तो इसलिए कितना 100 कर लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3480 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका रेट जो है, इसका रेट निकालिएगा तो आर निकल जाएगा तुरंत इसका, तो आर जो ये 4% इसका निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर 20/21 है तो ये साइन थीटा माइनस कोफ थीटा बाई फाइन थीटा प्लस कोफ थीटा का दोस्तों मान कितना होगा। दोस्तों इसका पहले मान निकलेगा दोस्तों, तो ये फाइन थीटा प्लस दोस्तों फाइन थीटा बाई कोफ थीटा दोस्तों तो ये कितना दिया गया है, तो ये 20/21 दिया गया है, तो इस पर दोस्तों तोड़िएगा तो ये 20 माइनस 21 बाय 20 प्लस 21 कर लीजिएगा, तो ये -1/41 का दोस्तों ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% ही वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने % की कमी करना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें तो ये खपत में प्रतिशत कमी की बात की जाए दोस्तों, ये 24 + 15 × 100 हो जाएगा, बाय 100 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 100/124 हो जाएगा। अब उसने करेगा तो ये 7.3% इसका आ जाएगा आंसर इसका आ जाए। अगला प्रश्न है, यदि बेड शीट की लंबाई और चौड़ाई 7:11 में है, तो बेड शीट द्वारा आवृत क्षेत्रफल क्या होगा, यदि उसकी परिधि 72 मीटर है। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो ये जो है, तो माना कि बेड शीट की लंबाई और चौड़ाई दोस्तों ये 7x + 11x है। आप दोस्तों निकालिएगा तो 7x + 11x दोस्तों, तो ये तो 2 × दोस्तों लेते, ये आयत कितना होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल लेती है, 7x + 11x दोस्तों लंबाई चौड़ाई मान ली है, और कितना ये 72 के बराबर है। तब जो x का मान दोस्तों कितना निकल गया, तो ये 2 निकल गया, और 2 निकल गया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और दोस्तों ये 22, तो 14 × 22 दोस्तों कर दीजिएगा, तो 14 × 22 कीजिएगा दोस्तों, ये 308 मीटर इसका निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, कोफ 77 डिग्री बटे फाइन 13 डिग्री प्लस कोफ 69 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का दोस्तों मान की क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें इसका मान जो है दोस्तों, ये इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा दोस्तों, तो ये कोस प्लस साइन दोस्तों ये इसका दोस्तों ये मान कितना निकल जाएगा, तो ये 1 निकल जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी मान कितना निकल जाएगा, तो ये 1 निकल जाएगा, और दोस्तों कितना है -8 है, और फाइन स्क्वायर दोस्तों ये 30 का मान दोस्तों निकालिएगा, 30 का मान दोस्तों कितना, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तो तोड़िएगा तो ये 2 - 8/1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तब इसको तोड़ लीजिए दोस्तों, तो ये 2 - 2 तो ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। अगर तो बात करें राष्ट्रीय किसान दिवस की, तो ये राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर और देश में किसानों के उत्थान में उनके योगदान को दर्शाता है। और इस दिन किसानों के महत्व और उनके आर्थिक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधियों और पहलों को आयोजन किया जाता है। आगे बात अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है। पर तो बात करें तो ये भारत बायोटेक को दोस्तों ये मंजूरी दे दी है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों निकल जाएगा, ये निकल जाएगा भारत बायोटेक, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़े के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर दोस्तों क्या है। अगर तो बात करें भारत में मातृ मृत्यु दर की, तो ये दोस्तों ये 95% 1 लाख जीवित बच्चे रहे हैं दोस्तों, 97% रहे हैं, प्रति 1 लाख जीवित बच्चे इसमें रहते हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
अगर दोस्तों बात करें नई चेतना दिवस की दोस्तों, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको ये शुरू किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको ये शुरू किया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या निकल जाएगा, ये सी निकल जाएगा। और इसके बारे में कुछ दोस्तों बात कर लेती है। नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और अभियान ग्रामीण विकास और दोस्तों यह सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है और अभियान है। और इसका उद्देश्य दोस्तों महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने में उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता करने के लिए इसे तैयार करना है। अगला प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने विल्वर मेडल जीता है। दोस्तों विल्वर मेडल की बात की जा रही है, तो ये जो है ये मीराबाई चानू के द्वारा दोस्तों ये जीता गया। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और दोस्तों ये ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने ये 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीत लिया। आगे बात अगला प्रश्न है, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये बात करें भारत में, तो ये 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा, ये सी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों बात की जाती है लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने दोस्तों ये 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह वर्कर्स पार्टी के एक संस्थापक सदस्य है और वह 1 जनवरी 2003 को 31 दिसंबर 2010 के बीच 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और दोस्तों ये 1 जनवरी 2023 से वह तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लुला डा सिल्वा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। और दोस्तों बात करें तो ये जो है यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में दोस्तों ये अपना लिया है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगी, क्रोएशिया इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को दोस्तों नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों मेरा भी चैनल थोड़ा जल्दी मोनेटाइज हो सके। अगला प्रश्न है, मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया, तो वह किस देश की निवासी थी। अगर इसकी दोस्तों बात करें तो मशहूर अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर लिसा मेरी दोस्तों ये प्रेस्ली ने का निधन 54 वर्ष की दोस्तों ये 54 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये आकस्मिक निधन हो गया। और लिसा दोस्तों मेरी दिवंगत अमेरिकी सिंगर दोस्तों ये थी। तो फिर दोस्तों क्या हो जाएगी, यूएसए हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज मिसाइल की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी। अगर दोस्तों बात करती है, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया की सबसे लंबे क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और दोस्तों यह जो है रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से शुरू हुई है, जो लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और अपनी इस 51 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान यह रिवर क्रूज फतेह रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम की डिब्रूगढ़ पहुँच जाएगी। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डिब्रूगढ़ इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों। किन्हें प्राप्त हुई दोस्तों, यह जो है ये मुकेश अंबानी को ये प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बात करें तो ये जो है तो ये मनीष तिवारी दोस्तों ये सम्मानित किया गया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा, इसी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारत के आफ्टर महिला दोस्तों बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों ये नियुक्त किया गया है। इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में रोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। अगर उसको बात करें तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो ये 26 जनवरी 2023 को घोषणा की कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष में मासिक भत्ता दिया जाएगा। और इसकी राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है और यह एक टीम दोस्तों इस पर काम कर रही है। तो इस पर दोस्तों क्या हो जाएगी, ये दोस्तों ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है। दोस्तों ये जो है तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों बात की जा रही है फिजी के, तो ये क्या है, साउथ पैसिफिक देश है। दोस्तों ये नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दोस्तों ये सीती नेवी राबुका दोस्तों ये बने हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था दोस्तों, बौद्ध शिक्षा के केंद्र के दोस्तों नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों ये विक्रमशिला दोस्तों ये बौद्ध शिक्षा केंद्र के नाम से दोस्तों ये प्रसिद्ध। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों ये बिहार राज्य के ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और इस विद्यालय की स्थापना दोस्तों ये पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना में इसे तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर ली गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रॉनिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? और तो बात करती है हरियाणा में दोस्तों ये पूरा कर लिया गया। तो इसका दोस्तों आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंटर्स में भारत की रैंक क्या है? और तो बात करें भारत की, तो इसमें जो भारत की रैंक इसमें 144 में भारत को ये पॉइंट मिला है। अगला प्रश्न है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, ये कुंडलपुर जन्म स्थान दोस्तों ये किसके लिए है? ये जो है दोस्तों ये महावीर का जन्म दोस्तों ये महावीर के जन्म दोस्तों ये 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडलग्राम में दोस्तों ये कांडलपुर में हुआ था। इसलिए दोस्तों ये महावीर से संबंधित है, महावीर स्वामी से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा की दोस्तों बात की जा रही, तो ये जो दोस्तों ये राजगिरी में दोस्तों ये स्थित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों इसकी प्रमुख अगर पॉइंटों की दोस्तों बात कर ले जाए, तो ये जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों ये 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इस समय तो ये मगध का फकाजात फतरुत था। और इस संगीति की अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। और इस संगति में सुप्त पीटक और वीणा पीटक का फंक्शन इसमें किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न मगध राजवंशों को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। पहला विकल्प है नंद वंश, दूसरा है सोंग वंश, तीसरा है मौर्य वंश, चौथा है हरियांक वंश। अगर इसको कालक्रम में सजाइएगा तो एक एक करके देखते हैं। पहला है हरियांक वंश की दोस्तों बात कर लें, तो हरियांक वंश के दोस्तों कार्यकाल ये 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक रहा था। नंद वंश की दोस्तों बात कर लें, तो ये जो है 344 से लेकर 323 से पूर्व तक रहा था। और दोस्तों ये मौर्य वंश की बात कर लें, तो मौर्य वंश दोस्तों है ये 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा था। और सुंग वंश की दोस्तों बात कर ले, सुंग वंश की, तो ये 184 से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक ही रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों मिलाइएगा तो इसका आंसर दोस्तों क्या निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा, 4132 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? अगर दोस्तों बात करें तो ये पटना में तो ये गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों यहाँ जन्म हुआ था। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात कर ले तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में ये 22 दिसंबर 1666 में हुआ था दोस्तों। और इनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया और इन्होंने खालसा की स्थापना की। और इन्होंने सिखों के लिए पंचकार अनिवार्य कर दिया, यथा केश, कच्छा, करा, कंगा, कृपान। इन्होंने पाहुल नामक त्यौहार भी चलाया। और 1760 में दोस्तों ये नंदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह दोस्तों हत्या कर एक पठान चाकू घोंप कर दोस्तों ये कर दी थी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई दोस्तों, ये क्या चीज़ दोस्तों, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया? जापानियों के द्वारा, थाईलों के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। तो ये जो दोस्तों है ये जापानियों के द्वारा इसको ये निर्मित किया गया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना को लागू करने में बिहार देश में कितने नंबर पर है? तो अगर दोस्तों बिहार की बात करें तो ये जो है ये 1 नंबर पर इसमें आ गए हैं। तो आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो फिर लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।